तो 3 स्टेप्स आते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। फर्स्ट वन आपका जो आता है दैट इज प्लाज्मोगैमी, फिर आता था कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। ये 3 स्टेप्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे ही आएंगे। किसी भी फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो वहां ये तीनों स्टेप्स आते हैं। प्लाज्मोगैमी में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो होता है 2 सेल्स का वो आपस में फ्यूज कर जाता है। देन उसके बाद कैरियोगैमी होती है, मींस उन दोनों सेल्स के न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर जाते हैं जिसकी वजह से सेल डिप्लॉयड हो जाती है। एंड लास्ट मियोसिस होता था उस सेल में, जिससे कि अगेन फिर से जो स्पोर्स बनते थे वो कैसे बन जाते थे, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में ये चीज समझाई थी आपको कि जैसे कि कोई हाइफी, 2 अलग अलग सेल्स के हाइफी हैं, 2 हाइफी थे। ये दोनों हाइफी में सबसे पहले हुई प्लाज्मोगैमी, यानी इन दोनों सेल्स का, इन दोनों हाइफीज का जो प्रोटोप्लाज्म था आपस में फ्यूज कर गया। देन उसके बाद कैरियोगैमी, मींस उनके न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज करे। एंड लास्ट कैरियोगैमी के बाद क्या हुआ, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट में फिर से मियोसिस डिवीजन होता था और इससे बनते थे स्पोर्स, राइट। मैं यहाँ पे डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, एक बार और अच्छे से समझ लो आप लोग। जैसे कि एक हाइफी ये दिखा दिया मैंने, ओके बेटा, एक हाइफी ये है, ये 2 सेल्स हैं, 2 अलग अलग फंगस हैं, ठीक है। ये एक फंगस है और ये दूसरी फंगस है, बोथ आर फंगस। अब इन दोनों फंगस के जो प्रोटोप्लाज्म है सबसे पहले ये आपस में फ्यूज करेंगे लाइक दिस। इस तरह से समझ में आ रहा है। इन दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म था वो आपस में फ्यूज कर चुका है, न्यूक्लियस अभी भी अलग है, राइट, पर सेल जो है वो एक हो गई है। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। बताओ बेटा, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अजीत बेटा तुम्हें समझ में आ गया? अजीत एक बार सर फिर से बताइए सर, लेट्स ज्वाइन। बेटा मेरा ये वीडियो ना एक बार आप चैनल पे देख लेना, उस पे वीडियो सेक्शन में रखा हुआ है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 2 अलग अलग फंजाई हैं, इन दोनों का सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है तो दैट इज प्लाज्मोगैमी, सबसे पहला स्टेप आया, ठीक है। अभी इनके न्यूक्लियस अलग अलग हैं, ये अलग न्यूक्लियस है और ये अलग न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल कैसी है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, स्टिल अभी भी ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड है, ठीक है, बिकॉज एक बन चुकी है नाउ, तो मैं इसलिए एक से डिनोट कर दे रहा हूं, दैट इज हैप्लॉइड है ये भी। अब इसके बाद इन दोनों का न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएगा लाइक दिस। न्यूक्लियस भी, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और एक सिंगल न्यूक्लियस बना दिया। अब ये जो सिंगल न्यूक्लियस बन चुका है दिस इज कैरियोगैमी स्टेज, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कैरियोगैमी स्टेज। सेल कैसी हो जाएगी अब आपकी, डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो चुके हैं, सो दैट्स व्हाई नाउ द सेल बिकम्स डिप्लॉइड। ओके, अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, दिस इज जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट है, हम अपनी टर्म्स में अगर बात करें तो दैट इज जाइगोट। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस, क्योंकि आपका जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, जबकि हाइफी कैसे थे, हैप्लॉइड। ये तो हैप्लॉइड ही है, तो इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ पे थर्ड स्टेज क्या आ गई, मियोसिस स्टेज। मियोसिस स्टेज की वजह से नाउ जाइगोट से क्या बन जाएंगे, स्पोर्स लाइक दिस, ये स्पोर्स बन गए। और ये स्पोर्स कैसे होंगे,
हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होंगे और हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। सो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, यहाँ पे केवल जो फंगस है उनकी सेल्स, डिफरेंट फंगस की सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, उस वजह से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है एंड देन मियोसिस होती है जिससे कि स्पोर्स बनते हैं। तो प्रोसेस सेम आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी है, लेकिन यहाँ कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। क्लियर बच्चों ये चीज? यस सर। चांदनी, Yes, sir. नंदा, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. चांदनी, Yes, sir. ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, इसी चीज को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में, तब मैं वहां पे बस आपको इनके नाम बताऊंगा कि कौन से स्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ड्यूटेरोमाइसीटिस की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसीटिस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वहां तो एब्सेंट है। तो आपका फाइको, एस्को और बेसिडियो, केवल इन तीनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये चीज हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब बात करते हैं आपसे आगे, मैं इन्हीं चीजों को थोड़ा सा लिख देता हूं। आज बाकी बच्चे नहीं आए, अरे देखो बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two haploid gametes come together दो हैप्लॉइड गैमेट्स थे, वो एक दूसरे के पास आए और फ्यूज कर जाते हैं एंड फ्यूज। ठीक, अब देखो इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, सेल्स का मतलब समझ में आएगा, गैमेट्स की बात कर रहे हैं। टू हैप्लॉइड सेल्स immediately form diploid structure, form diploid cell। बात समझे कि आपके जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे तभी उनका न्यूक्लियस भी साथ के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो डिप्लॉइड सेल बन गई। लेकिन एस्को और बेसिडियोमाइसीटीज में ऐसा नहीं होता था, आपका फाइकोमाइसीटीज में होती है ये चीज केवल कि आई मीन आपका केवल आपका फाइकोमाइसीटीज के अंदर क्या होता था कि फटाफट डिप्लॉइड सेल्स बन जाती थी, लेकिन एस्को बेसिडियोमाइसीटीज में आपकी डाइकैरियन स्टेज आती थी, वहां पे एकदम से डिप्लॉइड सेल नहीं बनती थी। इन अदर फंजाई एस्कोमाइसीटीज, ये क्लास है बच्चे, एंड बेसिडियोमाइसीटीज। और डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक समझ में आ गई? क्या मतलब है डाइकैरियोटिक स्टेज का बच्चों? दो न्यूक्लियस साथ में बहुत देर तक रहते हैं। टू न्यूक्लियस
दो न्यूक्लियस साथ में है, और सेल क्या होगी, सिंगल, यानी सिंगल सेल हैज टू न्यूक्लियस। जब ये स्टेज आ जाती है दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज, दैट इज n+n। समझ में आ गया? n+n क्या है? दैट इज योर दो न्यूक्लियस दिखा रही है, n+n, टू न्यूक्लियाई पर सेल। ये चीज जरूर ध्यान रखना है। सच कंडीशन इज कॉल्ड, अजीत बेटा बात समझ में आ गई? कल तुम थे नहीं, ये लाइन समझ में आ गई? Yes. Yes. सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। Nucleus. वेरी गुड बेटे। लेटरल पैरेंटल न्यूक्लियाई fuse and the cells become diploid। जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये वही डायग्राम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बस आपको ये कहानी याद रखनी है। डाइकैरियन स्टेज क्या होती है, डाइकैरियोटिक पूछें, डाइकैरियन पूछें, डाइकैरियोफेज पूछें, कुछ भी पूछें, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका मतलब क्या है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी हाईलाइट कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नीट में आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है किस में मिलती है डाइकैरियन स्पेस, दैट इज एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। ये एग्जांपल्स हैं, अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसमें क्या है आपकी डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एस्कोमाइसिटीज में क्या आते हैं, लाइक पेनिसिलियम, ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो, पेनिसिलियम या एस्परजिलस, दैट इज। ठीक है बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल Mushroom. इसमें आ गए आपके मशरूम, आप सभी जो खाते हैं देखा होंगे आप सभी ने, मशरूम इसके अंदर आ गए आपके। ठीक है, रस्ट, दैट इज आल्सो फंजाई, या स्मट, दैट इज आल्सो फंजाई। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दे विल आस्क कि डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन स्टेज किस में मिलती है। तो एग्जांपल्स में, आई मीन टू से ऑप्शन में, या तो क्लासेस के नाम दे देंगे चारों के कि फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, या फिर ऑल ऑफ द वो, अगर ये दोनों दे रखे होंगे तो लास्ट ऑप्शन में इन दोनों का नाम होगा, बोथ ए एंड बी या जो भी ऑप्शन होगा, या इन चारों में से, इन दोनों में से किसी एक का नाम दे देंगे, या फिर ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आपको ये चार चीजें ध्यान रखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का है ये क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया, इसमें से क्वेश्चन बन गया आपका एक। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड,
ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, देखिए बेटा अगला पॉइंट है आपका डाइकैरियन स्टेज, तो आपको समझ में आ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में बात करेंगे। होते क्या है देखो, फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे लिखो, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। Fruiting bodies in which reduction division that is your meiosis first, in which reduction division, इसको हम बोलते हैं meiosis first। मैं भी समझा दूंगा क्या होती है। in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores। ये तो आप समझ में आए, कल हमने ये चीज बताई थी आप लोगों को, मियोसिस की वजह से आपकी जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड में बन जाती हैं। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपका हमेशा क्या होगा, जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं फंजाई में, अगर हम जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, लाइक स्पोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है वो होती है फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी। ये सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है फंजाई के अंदर। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट विल हैव स्पोरेंजियम। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम होते थे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई डिप्लॉइड सेल होती है, जैसे कोई सेल है डिप्लॉइड 2n, ठीक है, इस डिप्लॉइड सेल से जब भी डिवीजन होगा और हैप्लॉइड सेल बनेंगी, लाइक जैसे कि ये और ये दो बनेंगी हैप्लॉइड सेल्स। तो ये जो दो हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं आपकी, ये बनती हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस डिवीजन। ये चीज याद रखना, हमेशा मियोसिस की वजह से आपकी डिप्लॉइड सेल कैसी बन जाती हैं, हैप्लॉइड बनती थी। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से और समझाता हूँ, बाकी चैप्टर जब इसका स्टार्ट होगा ना सेल का, तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं भी आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है। देखना बेटा क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका जब मियोसिस होता है तो ये मियोसिस बच्चों जर्म सेल्स के अंदर हो रहा है। हमेशा कहाँ होगा, जर्म सेल्स में होगा। दो तरह का होता था, एक होता है मतलब दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहली स्टेज आती है मियोसिस फर्स्ट, दूसरी स्टेज आती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है बच्चों, जबकि आपके मियोसिस सेकंड को बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। नाम से समझ में आ रहा होगा, रिडक्शनल डिवीजन
दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते थे वो हाफ हो जाते थे। और सेकंड जो आता था मियोसिस सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे बराबर हो जाते हैं आगे, इट विल बिकम्स अगेन इक्वल। तो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल, फर्स्ट वाले को बोलते हैं रिडक्शनल। देखो जैसे कि कल हमने समझा था, मेल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46। फीमेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। यही हमने कल पढ़ा था। अब जब यहाँ पे गैमीट्स बने तो ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, 23 इधर हो गए, 23 इधर हो गए, दैट इज एक्स और वाई। ये एक्स एक्स है फीमेल के अंदर, यहाँ भी सेम वही हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, 23 23 एक्स एंड एक्स। समझ में आ रही है बात यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान, चांदनी, चंदा एंड अजीत Yes, बेटा। sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे जब क्रोमोसोम Yes, नंबर sir. आपके 46, वो आप देख रहे हो हाफ हो गए जब गैमेट्स बने। तो गैमेट्स आपके कैसे हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है। तो यहाँ डिवीजन कौन सा हो रहा है, दैट इज मियोसिस फर्स्ट। इसी की वजह से तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, एंड ये कैसा हो गया, दिस दैट्स व्हाई इसको हमने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन। बात समझ में आई? बोलो, आपको यहाँ तक बात समझ Yes, में आई? sir. रिडक्शनल डिवीजन समझ में आ गया, क्रोमोसोम Yes, नंबर sir. हाफ। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, देखो sir. दूसरा था मियोसिस सेकंड, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। अब क्या हुआ, इनकी मेटिंग हुई। जब मेटिंग हुई यानी इनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो क्रोमोसोम्स इनके आपस में मिल गए, मेल का एक्स फीमेल का एक्स, चाइल्ड क्या बना, फीमेल। इसके 23 क्रोमोसोम मेल के, 23 क्रोमोसोम फीमेल के, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए आगे, 46। सेम चीज यहाँ, इसका एक्स और फीमेल का एक्स, अगेन अगेन वही चीज, फीमेल बनी, 46 नंबर क्रोमोसोम आ गए, हाफ यहाँ से आए हाफ यहाँ से आए। सेम हेयर, एक्स वाई, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बने यहाँ पे, ये मेल हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, एंड लास्ट दिस वन आल्सो एक्स वाई, यहाँ भी मेल है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। तो ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं 23 यहाँ से आ गए, 23 यहाँ से आ गए, सेम हेयर 23 इधर से 23 इधर से, ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेल्स जो बनी अगेन यानी प्रोजेनी जो बनी वो कैसी बने, दैट इज डिप्लॉयड। तो यहाँ जो डिवीजन हुआ ये कौन सा हुआ, दैट इज मियोसिस सेकेंड, इक्वेशनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन की वजह से तो जो डिप्लॉयड सेल्स थी वो बन गई हैप्लॉइड, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन की वजह से अगेन हैप्लॉइड सेल्स किससे कैसी बन जाती हैं आपकी, दैट इज डिप्लॉयड। बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, किसी को पूछना है बेटा पूछ सकता है मुझसे अभी भी। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड सभी को समझ में आया? अजीत बेटा, मुस्कान, सर Yes, फर्स्ट वाला sir. बता दीजिए। फर्स्ट वाला बताओ, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या था, ये पेरेंट्स हैं। हाँ सर, बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो वेटिंग में कुछ बच्चे हैं। जी सर देखता हूँ, कोई नहीं है सर मेरे पास, किसी की भी नहीं आई सर रिक्वेस्ट मेरे पास। देखो बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए थे फादर और मदर में, ये तो आपको दिख ही रहा है, दैट इज 46 है। आपके अंदर क्रोमोसोम की बात करें वो 46 है, राइट? ऐसे सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हुई, और मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो जो क्रोमोसोम नंबर थे वो हाफ हो गए, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ बन गए, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ बन गए, यानी कि जो Yes, sir. गैमेट्स की बात करें, समझ में आया मुस्कान?
ये आपके गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, ये गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मींस गैमेट्स में क्या आ गए, मेल की बात करेंगे तो स्पर्म्स, फीमेल की बात करेंगे तो एग, दैट इज ओवम या एग बोल दो उनको। ये हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज हैप्लॉइड। मींस इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23, इसमें कितने होंगे, 23, क्योंकि जब ये आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, तभी तो 46 क्रोमोसोम बनेंगे वापस, तभी तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जाइगोट की। समझे बेटा? तो ये जो Yes, गैमेट, sir. ये गैमेट्स आपके कैसे बने हैं, बिकॉज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अगर ये मियोसिस फर्स्ट ना हो, रिडक्शनल डिवीजन ना हो, तो गैमेट्स कैसे बन जाएंगे, हैप्लॉइड नहीं होंगे फिर गैमेट्स कैसे हो गए, डिप्लॉइड, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे। और सोचो 46 क्रोमोसोम अगर स्पर्म के अंदर हो, वही चीज सेम आपकी एग में हो 46 क्रोमोसोम, और ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो कितने हो गए, 92 क्रोमोसोम। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर बढ़ते ही जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ये चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब समझ में आया मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, और मियोसिस फर्स्ट क्या है बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, सर एक बार ये 92 वाला क्या बताया सर, होते हैं? अभी बताया बेटा, वो भी बताता हूँ। 92 वाला कंसेप्ट, यस सर 92। ये मैंने बेटा Yes. 92 वाला कंसेप्ट इसलिए समझाया आपको, एक मिनट को, देखो ये 92 वाला जो कंसेप्ट था, ये मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया बेटा कि अगर मियोसिस ना हो, अगर मियोसिस फर्स्ट एब्सेंट हो, मियोसिस सेकंड एब्सेंट हो, आपके गैमेट्स कैसे बनेंगे देन, जो अभी हैप्लॉइड बन रहे थे तब कैसे बन जाएंगे गैमेट्स आपके, दैट विल बी डिप्लॉइड, तब गैमेट्स आपके डिप्लॉइड हो जाएंगे। और अगर डिप्लॉइड गैमेट्स होंगे, मींस अगर स्पर्म 46 है, उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, स्पर्म में 46, एग में कितने प्रेजेंट है, दैट इज 46 क्रोमोसोम। तो जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, दैट इज 92। फिर सोचो जब ये किसी और के साथ रिप्रोडक्शन करेगा मैच्योर होके, तो उसमें भी तो 92 होंगे, एंड वहां पे फिर वो 92 जो मिल जाएंगे दैट इज डबल, यानी हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, बिकॉज मियोसिस प्रेजेंट होती है हमारी जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का मतलब से मैं जो स्पर्म्स और मैं गैमेट्स की बात कर रहा था, जर्म सेल्स का मतलब स्पर्म्स और एग। तो आपके स्पर्म्स और एग्स में क्या होती थी, बिकॉज ऑफ मियोसिस ये हैप्लॉइड हो जाते थे, इसलिए जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनती है यानी जो बच्चे बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम आते हैं 46 जो पेरेंट्स में होते हैं। क्लियर बेटा अजीत? Yes, sir. दैट इज, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, कि अगर मियोसिस ना हो तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ते ही जाएंगे। सो बेटा ये चीज मुझे जो समझानी थी आपको बता दी। अब देखो एक चीज जो मैं आपको समझाने और एक बताने वाली पॉइंट, एक बताने वाला पॉइंट है, उसको ध्यान से समझना। मुस्कान, चंदा, चांदनी, ये चीज तुम सबको समझ में आई कंसेप्ट? Yes, sir. देखो Yes, sir. गुड। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस लाइन में मैंने एक पॉइंट लिखा है, फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। ये मैंने बता दिया फंजाई में क्या होंगी, फ्रूटी बॉडीज। फ्रूटी बॉडीज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर्स, जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज कैसी होती थी, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन मियोसिस फर्स्ट अकर। यहाँ देख लो किसकी बात कर रहे हैं, केवल दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली मियोसिस फर्स्ट, या मियोसिस सेकंड नहीं है, मियोसिस सेकंड इज एब्सेंट हियर। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात है कि फंजाई में जब डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, तो उसमें मियोसिस सेकंड एब्सेंट होती है। समझे बात? बताओ ये वाली बात समझ में आई? मैं इसको और थोड़ा समझाऊंगा, पहले ये बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir.
अब देखना मैंने क्यों यहाँ देखो क्यों होती है एब्सेंट, मैंने अभी तुम्हें समझाया था बेटा, नीचे का जो एग्जांपल देखा था कि मियोसिस सेकंड से क्या होता था, मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि पेरेंट्स हैप्लॉइड पेरेंट्स आपके डिप्लॉइड होंगे तो उनकी ऑफस्प्रिंग भी कैसी बनेगी, डिप्लॉइड। पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम थे, तो जो ऑफस्प्रिंग बनी है, एक सेकंड बच्चों, जो आपकी ऑफस्प्रिंग बनी थी, पेरेंट्स कैसे थे, डिप्लॉइड, 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट्स में, तो मियोसिस सेकंड की वजह से जो बच्चे बने उनमें भी क्रोमोसोम कैसे आए, 46 ही आए, वही नंबर्स थे जो पेरेंट्स में थे कि नहीं मियोसिस सेकंड की वजह से। Yes, sir. और यहाँ पे फंजाई में हम बात करते हैं जब, तो पेरेंट कैसा था, डिप्लॉइड, हाइफी कैसे थे, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड, Haploid. Haploid. दैट इज, हमने यहाँ डायग्राम में देखा था कि आपके हाइफी कैसे हैं, दैट इज हैप्लॉइड है, मैंने एन लिख रखा है ना, दैट इज एन, आपके हाइफी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो इसीलिए केवल आपकी मियोसिस फर्स्ट ही होती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट से जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी, जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड। ये देखो आपका जाइगोट कैसा था यहाँ पे, डिप्लॉइड। मियोसिस फर्स्ट की वजह से ये जाइगोट कैसा बन गया, हैप्लॉइड, और क्या बने स्ट्रक्चर, स्पोर्स। इसीलिए यहाँ मियोसिस सेकंड नहीं है, क्योंकि मियोसिस सेकंड होती तो ये स्ट्रक्चर फिर से डिप्लॉइड बन जाती हाइफी, और हाइफी कभी डिप्लॉइड नहीं होते, हाइफी हमेशा कैसे होंगे, दैट इज हैप्लॉइड। इसलिए सिर्फ कौन सा मियोसिस प्रेजेंट है यहाँ पे, ओनली मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एब्सेंट होती है। समझ में आ गई क्यों है अब। Yes, sir. मुस्कान, अजीत, यस सर। सबको यस सर। ठीक बेटा। यस सर। मुस्कान तुम्हें समझ में आया, ओके। तो ये चीज जिनको अगर थोड़ा सा डाउट हो अभी भी, वो ध्यान से समझ लें। देखो मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, लाइक मेरे बच्चे मेरी तरह तो होने चाहिए, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो मेरे बच्चों में भी 46 क्रोमोसोम आना चाहिए, राइट। आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स में भी 46 क्रोमोसोम है, यानी जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसे पेरेंट्स की स्ट्रक्चर होगी, सेम वैसे ही आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, बच्चे वैसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पेरेंट क्या है, हाइफी, हैप्लॉइड है, तो सीधी सी बात है कि जो स्पोर्स बनने चाहिए वो भी कैसे बनने चाहिए, हैप्लॉइड। तो आप सभी को मैंने समझा दिया था कि आपकी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल जब बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट की वजह से बनेगी, तो इसलिए यहाँ केवल मियोसिस फर्स्ट होता है। फंजाई के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां केवल मियोसिस फर्स्ट ही होगा, मियोसिस सेकंड नहीं होगा, क्योंकि अगर मियोसिस सेकंड होता तो फिर स्पोर्स आपके हैप्लॉइड नहीं बन पाते, फिर वो डिप्लॉइड हो जाते, और पेरेंट्स तो हैप्लॉइड थे, सो दैट्स व्हाई फिर वो सही कंसेप्ट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ केवल मियोसिस फर्स्ट होता है। सबको समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े अब। Yes, sir. तो बेटा ये चीज मैंने आपको जो समझाई, इस चीज को पूरा ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। मेन मैंने आपको जो समझाना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स और बचे हैं वो और डिस्कस करके आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसे एग्जाम्पल रख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को पढ़ते समय आसानी हो। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने मेन चीज सारी समझा चुका हूँ, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा कि कुछ अलग से बतानी हो। आपको यहाँ पे तीनों स्टेज के याद रखने नाम, दैट इज सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, दैट इज कैरियोगेमी, एंड लास्ट मियोसिस होगी। कैरियोगेमी में एक स्टेज और आती है, दैट इज डाइकैरियन, जिसमें कि सेल तो एक होती है, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है दो अलग अलग सेल्स का, तो सेल तो एक बन जाती है लेकिन उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता थोड़े समय के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज, और ये मिलती है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। अब बात करते हैं इनकी क्लासेस की।
we will discuss about classes. फंगल क्लासेस बच्चों, बेटा मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रिप्रोडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको अच्छे से क्लियर? क्योंकि आगे जब क्लासेस पढ़ेंगे तो वहां केवल मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम बताऊंगा, वहां रिप्रोडक्शन पूरा क्लियर नहीं होगा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तब पूछ सकता है मुझसे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसमें से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। डाइकैरियोन स्टेज किसमें होती है? दैट इज योर एस्कोमैसिटीज या बेसिडोमाइसिस में। या डाइकैरियोटिक स्टेज होती क्या है? दैट मींस सिंगल सेल होगी एंड उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir.